हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो टॉपिक लिया है हमने वह है कोशिका चक्र या सेल साइकिल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। आज बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो कोशिका चक्र मुख्य रूप से होता क्या है कि डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग सेल passes थ्रू द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज नोन एज सेल साइकिल। यानी कि विभाजित होती हुई तथा वृद्धि करती हुई कोशिका, दोनों चीज़ें साथ में आ रही हैं। विभाजन भी आ रहा है और वृद्धि भी आ रही है। दोनों कैसे होती हैं अपन बात करेंगे आगे, कोशिका चक्र को जो विस्तार से पढ़ेंगे। तो विभाजनशील तथा वृद्धिशील कोशिका जब नियमित श्रृंखला प्रक्रियाओं की एक नियमित श्रृंखला से होकर के गुजरती है और उसके परिणाम स्वरूप जो कोशिका है वह विभाजित हो जाती है, इसे कहा जाता है सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सो डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग सेल passes through the regular sequence of events which eventually leads to the division of cell is known as cell cycle। विभाजनशील वृद्धि करती हुई कोशिका जब प्रक्रियाओं या यूं कहते हैं कि नियमित प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला से होकर के गुजरे, जो कि जिसके माध्यम से कोशिका का विभाजन हो, उसे कहा जाएगा कोशिका चक्र। अब जो कोशिका चक्र होता है इसे हम विभिन्न प्रावस्थाओं में बांटते हैं, जिसके अंदर आती है आपके जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था और डिवीजन या एम प्रावस्था जिसे कहा जाता है। अब जो जीवन एस और G2 प्रावस्था है, इनको कहा जाता है अंतरावस्था या इंटरफेस। देख सकते हैं अपन यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन एस और G2 प्रावस्था है, इनको सम्मिलित रूप में कहा जाता है इंटरफेस या अंतरावस्था। अब जो कोशिका चक्र होता है, इसके अंदर दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक होती हैं आपके एस फेज और दूसरी होती है आपके डिविजनल फेज या एम फेज। अब इन दोनों प्रमुख या इम्पॉर्टेंट जो फेजेस हैं, इनके बीच में कुछ होते हैं गैप्स। अब इनको प्रमुख क्यों कह रहे हैं, उसका कारण भी अपन यहाँ समझ लेते हैं कि जो एस अवस्था होती है, इस अवस्था में जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका होता है प्रतिकृतिकरण। जो डीएनए है उसका होता है रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ का अमाउंट है, मात्रा है, वह 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन से जो मात्रा है वह 2 गुनी हो जाएगी। और उसके बाद जो डिवीजन है उसके माध्यम से क्या हुआ कि जो दुगनी मात्रा आपकी आनुवांशिक पदार्थ की हुई, अब उसको 2 जो कोशिकाएं हैं उसमें विभाजित कर दिया गया। यानी पुनः जो डीएनए की मात्रा है वह सामान्य अवस्था में आ गई। तो यहाँ पे द्विगुणन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, प्रतिकृतिकरण हो गया, और प्रतिकृतिकरण होने के बाद में जो एम अवस्था है उसमें उस प्रतिकृतिकृत डीएनए है उसको वापस से विभाजित कर दिया गया 2 पुत्री कोशिकाओं के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, डिविजनल फेज एम फेज और एस फेज, जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट फेजेस के बीच में होते हैं गैप्स, जिन्हें कहा जाता है G1 फेज और G2 फेज। G1 एम तथा एस प्रावस्था के बीच में अपन गैप कह सकते हैं। जब कोशिका नेक्स्ट राउंड में एंटर करती है तब की बात है। अगला जो विभाजन स्टेज होती है उसके अंदर एंटर करती है, तब साइटोकाइनेसिस होने के बाद में या कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद में G1 प्रावस्था आती है। उसके बाद एस प्रावस्था, और एस प्रावस्था और एम प्रावस्था के बीच में एक गैप है जिसे कहा जाता है G2 फेज या G2 प्रावस्था। अब जो G1 प्रावस्था है, इसके अंदर कोशिका अपने आप को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है डीएनए प्रतिकृतिकरण तथा विभाजन के लिए। तो इस अवस्था के अंदर यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या कोशिका के पास में विभाजन के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि क्या विभाजन के लिए इस वक्त परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं। अब
इन परिस्थितियों को चेक करने के लिए यहाँ पे होते हैं कुछ चेक पॉइंट्स, जिसे कहा जाता है G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करता है कोशिका को G1 प्रवस्था से S प्रवस्था में भेजना। अब ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्या विभाजन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं या परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कोशिका को S प्रवस्था या प्रतिकृतिकरण की प्रवस्था में भेज दिया जाता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो उस अवस्था में जो कोशिका है इसको आप भेज देते हैं G0 प्रवस्था के अंदर। अब जो G0 प्रवस्था होती है इसे कहा जाता है क्विएसेंट फेज या शांत प्रवस्था। तो कोशिकाएं कई समय तक, कई लंबे अंतराल तक इस G0 प्रवस्था में अरेस्ट रहती हैं, कैद रहती हैं। और जब परिस्थितियां अनुकूल देखने को मिलती हैं कि भाई अब विभाजन के लिए जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल हो गई है, तो कोशिका को फिर से भेज दिया जाता है G1 प्रवस्था में। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि विभाजन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है या नहीं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो कोशिका G0 फेज में जाएगी। परिस्थितियां अनुकूल हैं, जो कोशिका है वह S फेज के अंदर जाएगी। अब यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो उस अवस्था में जो G1 फेज है वहां से कोशिकाएं एंटर करेंगी आपके S फेज के अंदर। अब इस S फेज के अंदर क्या होगा कि जो DNA है उसका प्रतिकृतिकरण होगा, यानी कि एक क्रोमेटिड की जगह आपको अब 2 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। तो ये द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण, यानी प्रतिकृतिकरण होता है बेटा DNA से DNA का निर्माण, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं। तो DNA से DNA का बनना कहलाता है आपके प्रतिकृतिकरण। तो जो DNA प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है वो सुनिश्चित या पूर्ण की जाती है S फेज के अंदर। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस फेज का वह ये है कि इस दौरान जो प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है हिस्टोन, जैसे कि अपन ने बात की थी जब अपन ने केंद्रक पढ़ा था, तो जो प्रोटीन होते हैं हिस्टोन उनका संश्लेषण भी इसी अवस्था में किया जाता है। तो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गए, एक तो DNA का प्रतिकृतिकरण और दूसरा हिस्टोन जो प्रोटीन है उनका संश्लेषण। दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं वो पूर्ण होते हैं S प्रवस्था के अंदर। अब S प्रवस्था से जो कोशिकाएं हैं वो एंटर करती हैं G2 फेज के अंदर या G2 अवस्था के अंदर। अब ये जो अवस्था है यहाँ पे कोशिका तैयार होती है या अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए, या माइटोसिस या मियोसिस के लिए यूँ कह सकते हैं। तो विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती हैं कोशिकाएं G2 फेज के अंदर। अब यदि विभाजन के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कोशिका M फेज में एंटर करेंगी। और यहाँ पे भी इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल हैं या नहीं, यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है G2M चेक पॉइंट, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोशिका को G2 से M फेज में जाना है या नहीं जाना है। ये जो चेक पॉइंट होता है इसका जो प्रमुख कार्य है वह यह सुनिश्चित करना है कि क्या DNA का प्रतिकृतिकरण पूर्ण रूप से हो गया है या नहीं। तो एक तो ये चेक करता है कि DNA प्रतिकृतिकरण पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं। साथ ही साथ जो प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है क्या उसके अंदर कुछ त्रुटियां, कुछ एरर्स रह गए हैं। तो यदि कुछ एरर्स रह गए हैं और वह निदान योग्य है यानी रिपेयरेबल हैं तो उनको यहाँ पे रिपेयर भी किया जाता है, ठीक भी उनको यहाँ पे किया जाता है। और ये सब चीज़ें होने के बाद में कोशिका को जो डिविजनल फेज है उसमें एंट्री दी जाती है। अब जो G2M चेक पॉइंट है ये कोई स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट नहीं है। स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट का मतलब है जैसे अपन G1S चेक पॉइंट की बात कर रहे थे, तो यदि कोशिका या परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो उस अवस्था में आपके जो कोशिकाएं हैं वह S में एंटर ना करके एक दूसरी फेज जिसे अपन कह रहे हैं G0 या G0 इसमें एंटर कर रही थी। परंतु जो G2M चेक पॉइंट है ये कोई स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट नहीं है। यदि परिस्थितियां विभाजन के लिए अनुकूल ना भी हुई फिर भी जो कोशिका है उसको भेज दिया जाता है M फेज के अंदर। क्यों?
क्योंकि यदि इसको एम फेज में नहीं भेजा जाएगा तो जो डीएनए है उसका अमाउंट पहले ही कोशिका के अंदर दुगुना हो चुका है। तो ये जो डुप्लीकेटेड स्टेज जो अपने को यहाँ देखने को मिलेगी यदि अब विभाजन नहीं हुआ, यह ज़्यादा हानिकारक है उन त्रुटियों से जो रह गई हैं प्रतिकृतिकरण के दौरान। तो डुप्लीकेटेड कंडीशन नहीं होने देने के लिए यदि कुछ त्रुटियां रह गई, कोशिश करेगा ये चेक पॉइंट या ये फेज उन त्रुटियों को सुधारने की, परंतु यदि वह त्रुटियां नहीं भी सुधरती हैं तो उस अवस्था में जो कोशिका है उसको एम फेज के अंदर एंट्री दे दी जाती है। उसके बाद में एम फेज में आने के बाद में अपने को पता है दो अलग अलग तरीके के कोशिका विभाजन होते हैं। एक को अपन समसूत्री विभाजन कहते हैं, एक को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इन दोनों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो माइटोसिस है उसको थोड़ा सा दिखाया गया है। तो माइटोसिस की कुछ प्रवस्थाएं होती हैं जिसे अपन कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मतलब जो प्रोफेज है कोशिका है जो G2 फेज से एंटर करेगा, एंटर करते ही यहाँ पे मिलेगी इसको पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और टेलोफेज अवस्था। अब इन चारों अवस्थाओं से गुजरने के बाद में यहाँ तक जो केंद्रक का विभाजन है या यूं कह दे जो आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन है वह सुनिश्चित हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में होता है आपके कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका द्रव्य विभाजन से यदि ये माइटोसिस है तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ प्रक्रिया रहती है कोशिका चक्र की। अब यदि इस सामान्य प्रक्रिया से कुछ विविधताएं या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं तो उसे अपन कहते हैं कोशिका चक्र के अपवाद। तो अब कुछ अपवादों की चर्चा यहाँ पे करेंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं जो सामान्य कोशिका चक्र का अनुसरण नहीं करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपवाद अपन ले रहे हैं वह है कि कोशिकाएं जो G2 अवस्था के अंदर अरेस्ट रहती हैं। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वह अरेस्ट रहती हैं आपके इसके अंदर, या यूं कह दें कि कुछ अपवादों में जो कोशिकाएं हैं वह अरेस्ट रहेंगी आपके G2 फेज के अंदर। सबसे पहला एग्जांपल है इसका फिजन ईस्ट, जिसे कहा जाता है साइजोसैकेरोमाइसिस पॉम्बे ईस्ट की प्रजाति है ये। इससे एक मॉडल ऑर्गेनिज्म या मॉडल जीव के रूप में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है आणविक विज्ञान व कोशिका विज्ञान में। और सैकेरोमाइसिस जो पॉम्बे है इसके अंदर जो मेन कंट्रोल पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे मेन कंट्रोल पॉइंट जो है वह है G2 फेज, ना कि G1 फेज। होता ये है कि न्यूक्लियर डिवीजन जैसे जैसे अपन ने बात की थी, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है एम फेज के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो तुरंत मूव कर जाती हैं आपके एस फेज के अंदर। तो जो G1 फेज है वो बहुत ही छोटा या नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद में जो कोशिकाएं सीधे ही एस फेज के अंदर एंटर कर जाएंगी, और एस फेज के अंदर एंटर करने के बाद में जो ज़्यादा समय है वह अपना व्यतीत करेंगी G2 फेज के अंदर। ठीक है, इसका एक अन्य उदाहरण भी अपन देख सकते हैं जो है ह्यूमन oocytes। ह्यूमन oocytes की अगर बात करें, जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अपन oogenesis। ठीक है, अब जो oogenesis है उसमें अपन बात करें तो ओवेरी की जो आपके स्टेम सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है oogonia। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपन oogonia। ये oogonia जो होती हैं ये 2n कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब ये oogonia है ये माइटोसिस से विभाजन दिखाती हैं, ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होती हैं और अपनी संख्या में अभिवृद्धि करती हैं। ये कोशिकाएं माइटोसिस से बनी हैं, इसलिए ये भी क्या है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अब इस समसूत्री विभाजन से निर्मित कुछ कोशिकाएं तो जो oogonia है उनके पूल को, उनकी संख्या को मेंटेन करेगी, रिटेन करेगी, और कुछ जो इनमें से कोशिकाएं हैं यह आकार में वृद्धि कर लेंगी। देख सकते हैं अपन इस कोशिका के आकार में वृद्धि देखने को मिलती है। ये भी एक द्विगुणित कोशिका है, इसे कहा जाएगा प्राइमरी oocyte।
तो प्राइमरी oocyte का निर्माण है ये हुआ है समसूत्री विभाजन से। अब जो प्राइमरी oocyte है यह एंटर करेगा, यह प्रवेश करेगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर, और जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में एंटर करेगा, जो अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था है प्रोफेज प्रथम, उसकी जो डिप्लोटीन उप अवस्था है वहां जाकर के यह अरेस्ट हो जाएगा, कैद हो जाएंगी ये प्राइमरी oocytes। और मियोसिस 1 है वह रुक जाएगा। तो मियोसिस 1 जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ एंटर हुई, वह एंटर हुई आपके G2 प्रवस्था से M प्रवस्था के अंदर, या यूं कहते हैं कि G2 प्रवस्था के अंदर ही वह अरेस्ट हो गई, या प्रारंभिक जो M फेज है या प्रोफेज है वहां पे वह अरेस्ट हो गई। उसके बाद में जब पर्याप्त मात्रा में फीमेल्स के अंदर जब पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन का अमाउंट प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में उत्पन्न होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मियोसिस 1 है वह पुनः रिज्यूम होती है। मियोसिस 1 फिर से चालू हो जाएगी, और मियोसिस 1 चालू होने की वजह से, क्योंकि ये न्यूनकारी विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, तो यहाँ से जो 2n कोशिका है उससे 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। एक को कहेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी और एक को कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो जो ह्यूमन oocytes हैं यह भी अरेस्ट रहती हैं G2 प्रवस्था में या प्रारंभिक M प्रवस्था में, जो सामान्य कोशिका चक्र का अनुसरण नहीं कर रही हैं। इसी में आगे बात करें अपन, तो कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वह G0 फेज या G0 फेज के अंदर भी अरेस्ट रहती हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि मैमल्स के अंदर जो एडल्ट टिश्यू होते हैं या मैच्योर जो टिश्यू होते हैं, परिपक्व जो ऊतक होते हैं, वह ज़्यादातर उनकी जो स्टेम सेल्स हैं वह G0 फेज के अंदर अरेस्ट रहती हैं, रुकी हुई रहती हैं। या यूं कहते हैं कि जितनी भी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपकी लीवर की कोशिकाएं हैं। अब जो लीवर की कोशिकाएं हैं वह G0 प्रवस्था में, एक बार लीवर बन गया उसके बाद में G0 प्रवस्था के अंदर अरेस्ट है। सपोज कीजिए कि लीवर को कुछ नई कोशिकाओं की आवश्यकता हुई, या लीवर का कुछ नुकसान हो गया, डिग्रेड हो गया, डिजनरेट हो गई लीवर की कोशिकाएं, उस प्रवस्था में जो कोशिकाएं अरेस्ट हैं आपके G0 प्रवस्था में वह वापस से एंटर कर जाएंगी किस प्रवस्था में, G1 प्रवस्था में, और ये जाकर के आगे विभाजन करके उन कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति कर देंगे। तो जो कोशिकाएं हैं वह सामान्यतः अरेस्ट रहती हैं, कैद रहती हैं, होल्ड रहती हैं G0 प्रवस्था में, सारी की सारी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, और जब आवश्यकता हुई विभाजन की तो उस समय वह जाकर के विभाजित हुई, और जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है, डिजनरेट हो चुकी हैं, उनका स्थान वह ले लेंगी। इस प्रकार के जो अरेस्ट होता है उसको कहा जाता है रिवर्सिबल अरेस्ट, यानी यहाँ पे अगर कोशिकाओं का नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। अब एक अरेस्ट जो होता है वह होता है इरिवर्सिबल G0 अरेस्ट। इरिवर्सिबल G0 अरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो मानव है उसके अंदर सामान्य तौर पर एक एजिंग की प्रक्रिया देखी जाती है, यानी कि जैसे जैसे एक एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट के बाद में जो कोशिकाएं हैं वे धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, और उसी वजह से एजिंग या जो जीर्णता है वो देखने को अपने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कोशिकाएं हैं उनमें जो गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं, जब तक कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं वह G0 फेज में अरेस्ट नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के समय DNA का प्रतिकृतिकरण होता है, और इस प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में जो किनारे हैं गुणसूत्रों के, ये पूर्ण रूप से प्रतिकृतिकृत नहीं हो पाते हैं। और जब ये प्रतिकृतिकृत पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं तो हर एक जो रेप्लिकेशन का राउंड है या प्रतिकृतिकरण का राउंड है, उसके बाद में जो गुणसूत्रों की जो लेंथ है वह कम होती जाती है, जो लंबाई है उसमें कमी देखने को मिलती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कोशिका 30 से 40 विभाजन कर लेती है तो उसके बाद में वह
उसको विभाजन में नहीं भेजा जाता है, उस कोशिका को परमानेंटली अरेस्ट कर दिया जाता है इनटू द G0 फेज, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेनेसेंस या जीर्णता। नेक्स्ट जो अपवाद है वह है एब्सेंस ऑफ G1 एंड G2 फेजेस, यानी कि जो कि वृद्धि की प्रवस्थाएं हैं उनकी अनुपस्थिति। कोशिका चक्र में अपन सामान्य रूप से देखते हैं कि जो S फेज है, M फेज है, S में तो प्रतिकृतिकरण होता है, M में डिवीजन होता है, G1 और G2 प्रवस्था में सामान्यतः कोशिका की वृद्धि होती है। इसीलिए अपन ने परिभाषा में भी ये कहा था कि डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग, तो विभाजन भी हो रहा है उस कोशिका में और साथ साथ में वृद्धि भी हो रही है। तो जो वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं उसको अपन कहते हैं G1 और G2 प्रवस्था। तो वृद्धि अवस्थाएं ये अनुपस्थित होंगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका क्या उदाहरण है उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे, कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, जो प्रारंभिक भ्रूणिक अवस्थाएं हैं, उसके अंदर क्या होता है, गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, युग्मक, उनके मिलने से बनता है युग्मनज या जाइगोट जो होता है 2n डिप्लॉयड। अब जो 2n अवस्था है इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन, तो 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, और इसी प्रकार से जो अनावृत आपके यूं कहते कंटिन्यूअस जो आपके समसूत्री विभाजन है उससे निर्माण हो जाएगा एक 64 या 64 कोशिकीय अवस्था का, और इसे कहा जाएगा मोरुला। अब क्योंकि इस दौरान इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान जो कोशिका चक्र है उसमें G1 और G2 अवस्थाएं अनुपस्थित होती हैं, तो वृद्धि होती नहीं है। इसी वजह से जो जाइगोट का साइज है और जो मोरुला का साइज है, देख सकते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ G1 एंड G2 फेज। जो ग्रोथ फेजेस हैं वो अनुपस्थित हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि जितने भी पोषक तत्व जो प्रारंभिक विभाजन के दौरान चाहिए होते हैं एग को, वो एग के अंदर पहले से ही भरे हुए रहते हैं, तो उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती और वो तेजी से विभाजन करते हैं, और इन विभाजनों के दौरान जो वृद्धि प्रवस्थाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट जो अपना अपवाद है वो बात कर सकते हैं अपन एम फेज की अनुपस्थिति से। तो यदि एम फेज अनुपस्थित है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ प्रतिकृतिकृत हुआ है, अब उसका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, उसका विभाजन नहीं हो पाएगा, और यह अवस्था कहलाती है आपके पॉलीप्लॉइडाइजेशन, या इसे कह सकते हैं अपन बहुगुणिता। ये बहुगुणिता क्यों आई? क्योंकि डीएनए का प्रतिकृतिकरण तो हुआ परंतु कोशिका का विभाजन नहीं हो पाया। और इसका अच्छा एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम का, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है उसका अति प्रवर्धन देखने को मिलता है, और ये अति प्रवर्धन उपस्थित रहता है क्रोमोसोमल पफ्स के रूप में। देख सकते हैं आप इस चित्र में, ये चित्र है आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का, जहां पे अपने को एम फेज जो है वो एब्सेंट देखने को मिलती है। सेल एंटर करती है एस फेज के अंदर, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और वह वापस सेग्रीगेट नहीं होता, कंडीशन कहलाती है एंडो रीडुप्लीकेशन। धन्यवाद। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम बात करेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में।